we will be starting physical bonds. Physical bonds are the bonds जहां पे कोई force of attraction तो है लेकिन कोई exchange of matter is not taking place. Okay, exchange of matter is not taking place. बेटे ये बेसिकली हम तीन तरह से बांट देते हैं बेटा फिजिकल बॉन्ड्स को. ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बेटा, दे आर आल्सो नेम्ड एज वैन डर वाल फोर्सेस. दे आर आल्सो नेम्ड एज वैन डर वाल फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस. ठीक, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे. दूसरी होती है इंटर आयनिक इंटरैक्शंस, यानी आयनिक इंटरैक्शंस बोल लीजिए. दूसरी होगी आयनिक इंटरैक्शंस या आयन मॉलिक्यूल फोर्सेस या आयन पार्टिकल फोर्सेस. आयनिक इंटरैक्शंस. ठीक है जी. और तीसरा एक स्पेशल केस हमारे पास होता है which is called as hydrogen bonds. Hydrogen bonds, this is a special case. तो ये तीन तरह की हमारे पास फिजिकल फोर्सेस होती हैं. पहली वैन डर वाल फोर्सेस, दूसरी इंटर आयनिक इंटरैक्शन और तीसरी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड. तो पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, वैन डर वाल फोर्सेस को. देखो बेटा, वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं ये आगे फर्दर तीन तरह की हुआ करती हैं. वैन डर वाल फोर्सेस आगे तीन तरह की हुआ करती हैं. सबसे पहली जिसको हम बोलते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या कीजम फोर्सेस. कीजम फोर्सेस, सबसे पहले हम बात करेंगे कीजम फोर्सेस. दूसरे नंबर पे होती है जिसको बोलते हैं डेबाय फोर्सेस. डेबाय फोर्सेस. और तीसरे नंबर पे जो होती है उसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये तीन तरह की बेटे हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस होती है. ठीक, देखो जहां तक हम बात करें वैन डर वाल फोर्सेस में सबसे पहले कीजम फोर्सेस. बेटा कीजम फोर्सेस जो होती हैं दे आर एक्चुअली डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस. डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस. डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन होगी, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स. दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या फिर कीजम फोर्सेस कहते हैं. यानी पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को अपन लोग कीजम फोर्सेस कहते हैं. सर समझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, अपन समझाएंगे. जैसे कि मान लो मेरे पास एक है HCl, ठीक, और यहां पे भी है HCl. आप लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि HCl में क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होगा. यहां पार्शियली पॉजिटिव होगा, यहां पार्शियली नेगेटिव होगा. सो देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन. गॉट इट और नॉट? और उसकी वजह से यहां पर हमारे पास बीच में जो फोर्सेस आ जाती हैं, ये फोर्सेस, ये जो फोर्सेस आ जाती हैं, ये फोर्सेस जो होती हैं ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की बात है. दिस इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. समझ में आई बात? ये जो बीच में मैंने फोर्स बनाई, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और व्हाट यू कैन से कीजम फोर्सेस. तो कीजम फोर्सेस आर इन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स. दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो परमानेंट डायपोल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कीजम फोर्सेस. क्लियर? नाउ अगली बात क्या है? देखो बेटा, इसमें एक्चुअल बॉन्ड तो है नहीं, एक्चुअली कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक्चुअल बॉन्ड तो है नहीं ना हमारे पास. ठीक, हमारे पास इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली हमारे पास सिर्फ इंटरैक्शंस हैं.
इसलिए इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी ना बोल के इंटरैक्शन एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरैक्शन एनर्जी। और ये पाया गया कि इसकी इंटरैक्शन एनर्जी जो है, इसकी इंटरैक्शन एनर्जी लगभग approximately inversely proportional to r की पावर 4, where r is the distance between them। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर क्या कर दो, डिस्टेंस की पावर 4 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरेक्शन एनर्जी। इसका मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा तो एनर्जी एकदम से डिक्रीज करेगी। यानी दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी थोड़े डिस्टेंसेस तक होंगी, so they will be short range forces, short range forces, ये short range forces होंगी। ठीक है जी। और कहां तक पाई जाएंगी? ओनली अप टू 500 पिकोमीटर तक पाई जाएंगी। ओनली अप टू 500 पिकोमीटर्स। अगर दो मॉलिक्यूल की दूरी एक दूसरे से 500 पिकोमीटर तक है तो ये फोर्सेस पाई जाएंगी। क्लियर? और बेटा ये क्यों बनी? देखो ये इसलिए बनी कि ये वाला जो डायपोल था वो इस तरह से ओरिएंट हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो गए वो आमने सामने आ गए। क्या कहा मैंने? कि ये इस तरह से ओरिएंट हुआ कि नेगेटिव पॉजिटिव के सामने आ गया और पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आया, तभी ये फोर्सेस बनी। क्योंकि ये ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से बनती है, इसलिए बेटा इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोला गया है। This is also called as orientation effect because this is due to orientation of molecules in space। ऐसी ओरिएंटेशन जिसमें पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ गया। समझ में आई बेटे? तो उस ओरिएंटेशन की वजह से फोर्सेस बनी। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि कीजम फोर्सेस किसको कहते हैं? दो परमानेंट डायपोल्स के बीच की जो फोर्सेस होती हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेस होती हैं, दे आर नेम्ड एज कीजम फोर्सेस। तो कीजम फोर्सेस वही होती हैं जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ करती हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि ये जो होती है इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। तीसरी बात, शॉर्ट रेंज फोर्सेस सिर्फ अप टू 500 पिकोमीटर है। अगर मॉलिक्यूल के बीच की दूरी 500 पिकोमीटर से कहीं ज्यादा हो गई तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। और कहां होंगी? जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में होंगी। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर नाउ। बोलो बेटा कीजम फोर्सेस क्लियर हुई कि नहीं हुई? Are you clear with the कीजम फोर्सेस? ओके, अब चलते मेरे दोस्तों। अनीश बेटा ओरिएंटेशन इफेक्ट का मतलब है क्योंकि ये हमारे पास स्पेस में ऐसे ओरिएंटेड है कि पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से आ जाए, इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर? अब आ जाओ अगली बात। अगली हमारे पास है डिबाई फोर्सेस। डिबाई फोर्सेस जो होती हैं बेटे, ये होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। देखो बेटे होता क्या है बेसिकली, कहते हैं बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, इजंट इट? है ना, ऐसा बोलते हैं ना सभी बड़े बूढ़े कि बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी। क्यों? क्योंकि बैड कंपनी अपना असर छोड़ देती है। उसी तरह से मान लो ये एक जीनोन था, ये एक जीनोन का मॉलिक्यूल है और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जीनोन का मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर होता है, ये अच्छे से जानते हैं हम। और मान लो इसके सामने एक HCl आ गया और हम ये जानते हैं कि HCl तो हमारे पास पोलर है। पोलर है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर नेगेटिव होगा। अब इस पॉजिटिव ने क्या किया? इस पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा।
जीनोन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा। पहले ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ करता था और ये एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ करता था। ये एक पोलर मॉलिक्यूल हुआ करता था, ठीक। उसकी वजह से इसके पॉजिटिव ने जीनोन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, जिसकी वजह से बेटे जीनोन पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब कि जीनोन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड चले गए और यहां कम इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस साइड पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। और यहां हमारे पास H और Cl आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास इसके अंदर जो है ये वाला, ठीक है जी। अब यहां पर ये पॉजिटिव है बच्चे और ये नेगेटिव है, ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई। अब पहले ये तो डायपोल था, दिस वॉज ऑलरेडी अ डायपोल, ये एक डायपोल था और ये डायपोल इंड्यूस हो गया, पहले नहीं था। इस डायपोल ने इसको इंड्यूस कर दिया, ये इंड्यूस डायपोल हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। So that is why they are called as dipole induced dipole forces. Again, ये dipole induced dipole forces जो होंगी बेटा, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगी। और बेटे देखो, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी और भी कम होगी। देखो बेटा, वैसे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस की ये जो इंटरेक्शन एनर्जी वो तो कम होनी है, बिकॉज दीज आर वीक फोर्सेस, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ यू कैन से मटेरियल व्हिच इज गोइंग ऑन, कोई एक्सचेंज नहीं है। इस वजह से श्योर है कि इसकी इंटरेक्शन एनर्जी तो कम होनी है। और पाया क्या गया कि इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 5, और भी कम है। यानी these forces can only exist only up to 250 to 500 पिकोमीटर। ये 250 से लेकर 500 पिकोमीटर तक होती है, बल्कि 500 पिकोमीटर पे भी खत्म हो जाती है। दे आर वीकर देन दिस, क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये तो हम जानते ही हैं कि फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना बेटे हमारे पास फोर्स ज्यादा होगी। यहां दोनों जगह चार्जेस थे तो यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा था, यहाँ चार्ज एक जगह था, दूसरे में तो इंड्यूस करवाया, ये चार्ज कम होगा ये ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। तो डिवाइड फोर्स इज समवट वीकर देन दैट ऑफ कीसम फोर्सेस, ठीक। अब क्योंकि इसमें पहले से डायपोल नहीं था, बाद में डायपोल इंड्यूस हुआ, सो दे कैन बी कॉल्ड एज इंडक्शन इफेक्ट। दिस कैन बी कॉल्ड एज इंडक्शन इफेक्ट। इसको हम इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं। क्यों बेटा, यहां पे पहले डायपोल नहीं था, बाद में डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। सो दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट यू कैन से इंडक्शन इफेक्ट। तो बेटा डेबाय फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये एक नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो सकती है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में हो सकती है। इसमें एक परमानेंट डायपोल होता है, दूसरा डायपोल इंड्यूस्ड होता है। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी r की पावर 5 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 250 पिकोमीटर 250 पिकोमीटर से ऊपर होती है, लेकिन 500 से नीचे होती है। इसको इंडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। फटाफट से लिखो, डेबाय फोर्स समझ में आई कि नहीं, यस और नो, फिर आगे चले। सो यू ऑल गॉट इट। नाउ चलते हैं आगे बेटा, ठीक। अगला देखिए बेटा, ठीक है। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम लोग
instantaneous dipole इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मतलब ये मान लो ये जीनोन था और हमें पता है जीनोन नॉन पोलर होते हैं, ये दूसरा जीनोन था, ये भी नॉन पोलर था, ठीक है जी, यानी ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर हैं, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो क्या इसमें कोई फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है? अब होता क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े तो रहेंगे नहीं, दे कीप ऑन मूविंग। मान लो क्या हुआ, मूव करते 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 इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पर्टिकुलर जगह पर ज्यादा आ गए और एक पर्टिकुलर जगह पर कम आ गए, ठीक है। ये एक इंस्टेंट पे बना हुआ डायपोल है, डायपोल ऑन एन इंस्टेंट, तो इसको बोला इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल। सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डायपोल, एक इंस्टेंट पे बना हुआ डायपोल, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव्स, they do not stop at a particular point, they continuously move on। तो मूव करते करते हुआ ऐसा कि at a particular time, ये जो हो गया हमारे पास, at a particular time हमारे पास यहां पे पोलैरिटी आ गई, ठीक, इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो हमारे पास आ गया, क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया बेटे, इस पॉजिटिव ने क्या किया, अगले जीनोन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसकी वजह से यहां पे भी इलेक्ट्रॉन इस साइड खिंच गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए और ये भी पोलराइज हो गया। अब ये इस इंस्टेंटेनियस की वजह से इंड्यूस हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। सो दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल, this is instantaneous dipole and this one is an induced dipole. So this is how instantaneous dipole, induced dipole forces are there. These are instantaneous dipole and induced dipole forces. Am I clear? अब ऑब्वियस सी बात है, देखो बेटे ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। अब आप ये कहोगे सर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल तो एक इंस्टेंट पे बना है, ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो गया कि वो जो डायपोल है वो टूट गया, वो तो एक इंस्टेंट पे ही बना था, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो टूट जाए। Was that possible or not? That was very much possible कि वो टूट जाए, ठीक। बट अगर वो टूट जाता है, होता क्या है, वो किसी और जगह बन जाता है। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल्स होते हैं, अगर ये एक जगह से टूट जाता है दूसरी जगह बन जाता है, ठीक। और ये इतनी स्पीड से बनता टूटता है कि मॉलिक्यूल सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे बेटा मान लो ये मार्कर है, मैंने पकड़ा हुआ है इसको, है ना, ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, अभी मैंने इसको पकड़ लिया, अभी मैंने इसको छोड़ दिया, अभी मैंने इसको पकड़ लिया, अभी मैंने इसको छोड़ दिया। अब इस फिनोमेना में थोड़ा तेज करूंगा, ठीक, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया। अब मैंने इसको और तेज कर दिया, अब एक समय इतना तेज कर दूंगा, क्या आपको लगेगा कि कभी भी मैंने इसको छोड़ा है? नहीं। इसी तरह से ये डायपोल अगर एक इंस्टेंट पे बना, टूटा, तो दूसरे इंस्टेंट पे कहीं और बन गया, फिर टूटा, फिर तीसरे इंस्टेंट पे कहीं और बन गया, फिर टूटा, पर फोर्सेस लगातार बनती रही बनती रही बनती रही, तो इतना इनफ टाइम ही नहीं है कि अलग अलग हो जाए, तो जुड़े रहेंगे आपस में। तो इस तरह से ये जो फोर्सेस होंगी वो इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहलाएंगी। अब रही बात इनकी इंटरेक्शन एनर्जी, देखो भाई यहां तो चार्जेस है ही नहीं, यहां तो चार्जेस है ही नहीं, तो यहां की इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6 और भी वीक होगी,
inversely proportional to r की power 6, and it is only up to 250 पिकोमीटर। ये सिर्फ 250 पिकोमीटर तक पाया जाएगा, और इसको बेटे हम लोग डिस्पर्शन इफेक्ट बोलते हैं, डिस्पर्शन इफेक्ट बोलते हैं। तो अब देख लो, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस आर कीजम फोर्सेस। अगर एक पोलर दूसरा नॉन पोलर है तो डिबाय फोर्सेस, और दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एम आई करेक्ट बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली बोले यस और नो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर कीज एंड फोर्सेस में ओरिएंटेशन इफेक्ट एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया था। बेटा मैंने कहा कि दिस इज ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह अलाइन हो रहे हैं स्पेस में, ऐसे ओरिएंट है कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। बिकॉज ये ओरिएंटेशन की वजह से है, बिकॉज ये इस वजह से है कि मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस में किस तरह से लगे हुए हैं, किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से पड़े हुए हैं, उसकी वजह से। तो इसलिए इसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला। तो क्या दिक्कत है भाई इसमें बताओ? हाँ जी, अभी बोलो समझ में आ गई तीनों फोर्सेस? अब जब तीनों फोर्सेस समझ में आ गई तो अब हमें यह देखना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सी है। देखो मैंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। ऑब्वियसली यहां पे दोनों डायपोल हैं, दोनों पोलर हैं, तो फोर्सेस ज्यादा होंगी। यहाँ पे एक पोलर एक नॉन पोलर है, फोर्स कम होगी। और यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे पास कैसे है मेरे बच्चे? दोनों के दोनों हमारे पास नॉन पोलर है, तो फोर्सेस और भी कम होंगी। तो यहाँ फोर्सेस ज्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कीजम फोर्सेस are more than Debye forces, which are more than that of London dispersion forces. ठीक, सबसे कम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, कीजम फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होती, डिबाय फोर्सेस बीच में हो जाएंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कीजम फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन डिबाय फोर्सेस, which is stronger than London dispersion forces, because यहाँ चार्जेस ज्यादा है, यहाँ चार्जेस कम है, और यहाँ चार्जेस बहुत ही कम है। ठीक, वो पार्शियल चार्जेस होंगे। यहाँ पे एक पे पार्शियल लेकिन एक पे परमानेंट, यहाँ दोनों साइड परमानेंट चार्ज है। तो परमानेंट चार्ज वाले जो होंगे ऑटोमेटिकली वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होनी ही है। एम आई क्लियर? नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है बच्चों कि कहां पर हमारे पास कीजम फोर्सेस होंगी और कहां पर हमारे पास डिबाय फोर्सेस होंगी और कहां हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ठीक, ये अब हमने डिसाइड करना है। ठीक है बच्चों, देखो बेटा, बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए अगर दो चीजें पोलर हैं, दो मतलब पोलर और पोलर में अगर फोर्स पूछी है तो कह देना कीजम फोर्सेस है। अगर एक चीज पोलर है दूसरी नॉन पोलर है तो क्या बोलोगे? डिबाय फोर्सेस है। अगर बोलोगे दोनों ही नॉन पोलर हैं तो कौन सी फोर्सेस है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब बेटे बात आती है फोर्सेस किस पे डिपेंड करेंगी, ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करेंगी। ठीक, तो ये फोर्सेस जो होंगी they will depend upon, the forces will depend upon, forces will depend upon नंबर 1। ठीक बेटा, देखो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर साइज पे, पहली तो पोलैरिटी पे डिपेंड करेगी। मोर इज पोलैरिटी, मोर इज वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस। पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी।
सो पहली बात आ गई कि मोर आर द फोर्स, मोर इज द पोलैरिटी, मोर इज द फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पहली बात हमारे पास आ गई। ठीक, जैसे हमने अभी बोल दिया, इसके लिए तो सिंपल बात थी कि हमने ये बोल दिया कि कीजम फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन डेबाय फोर्सेस which are stronger than that of London dispersion forces। ठीक है जी, that is based on polarity। कीजम फोर्सेस में पोलैरिटी ज्यादा है भाई। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर साइज एंड सरफेस एरिया। पहले मॉलिक्यूलर साइज की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर साइज, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ा हुआ तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हुए, दे आर इजीली पोलराइजेबल, उनको आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। और ये फोर्सेस पोलराइज होने पर ही बनती हैं। इसलिए जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर साइज बड़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बड़ा हुआ तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, दे कैन बी इजीली पोलराइज्ड। और अगर इजीली पोलराइज हो सके तो उसमें डायपोल्स फटाफट से बनेंगे, बहुत इजीली बनेंगे। तो ऐसे केस में मेरे बच्चों, द फोर्सेस, you can say molecular size is directly proportional to that the forces, more is the size, more are the forces। ठीक है, more is the size, more are the forces। बेटा नकीता, बच्चे आज तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम रही है। ठीक, आपका चलो नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बार बार। आज तो मैं आधा घंटा जूझता रहा हूं मेरे बच्चे आपकी मीटिंग स्टार्ट करने में। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इट वॉज, आई वॉज लॉगिंग इन बट नो स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स इनिशियली। ठीक बेटा अनीस, जब कोई और बात हो रही होती है तो कोई और बात करनी जरूरी होती है क्या? है? मैं कोई बात कर रहा होता हूं तो कोई बात शुरू कर देता है। तो मैं आप लोगों को ये बताया था कि भाई इसलिए आज हम लेट हुए, इसलिए डिले हुआ हमारा, अदरवाइज हमारी मीटिंग 9 o'clock शुरू हो जाती। आई माई सेल्फ फेस्ड अ प्रॉब्लम, पहली बार हुआ मेरे साथ भी कि मेरा मीटिंग शुरू ही नहीं हो पाया। मैं शुरू कर रहा था, मेरी तरफ से शुरू हो रही है, ठीक, लेकिन मैं एंटर हो रहा था, लेकिन बच्चे एंटर नहीं हो पा रहे थे। आई वेटेड फॉर 5 to 10 मिनट्स की शायद बच्चे अभी आए नहीं, लेकिन बाद में देखा कोई आया नहीं, तो मेरे को लगा नहीं शायद कुछ गड़बड़ है। सो मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी शुरू। और फिर जब शुरू हो गई तो वीडियो जैसे अभी मेरा आ रहा है वैसे वीडियो नहीं आ रहा था, साइड में छोटा सा वीडियो बीच में आ जाता था, बट उससे आई डोंट थिंक सो कि आपको पूरी स्ट्रीमिंग हो पाएगी, तो वो जूझता रहा। तो बेटा नकिता कोई बात नहीं, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक, जैसे भी हो सके। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है पता नहीं नेटवर्क का इशू होगा या कुछ भी होगा। एंड मिस्टर नीश, बेटा असाइनमेंट की डिस्कशन भी कर देंगे। अभी एक टॉपिक आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया था, इसलिए मैंने टॉपिक शुरू किया। ठीक, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं होता, मैं देख लेता हूँ। ठीक, सो मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस। मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। जितना साइज बढ़ा उतनी फोर्सेस ज्यादा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं जीनोन, या ऐसे हीलियम, आर्गन, नियन या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और यार जल्दी उठाइए करो यार।
सो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। अब इसमें किसमें फोर्सेस ज्यादा है? बेटा हीलियम छोटा है, नियोन उससे बड़ा है, आर्गन और बड़ा है, क्रिप्टॉन और बड़ा है, जीनोन और भी बड़ा है। तो मॉलिक्यूलर साइज जितना बड़ा होगा उतनी फोर्सेस ज्यादा होंगी। इसलिए बेटा जीनोन की फोर्सेस ज्यादा देन दैट ऑफ क्रिप्टॉन, देन दैट ऑफ आर्गन, देन दैट ऑफ नियोन। इस हिसाब से फोर्सेस होंगी और इस हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर तुमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से देखें। ठीक है जी, पहले देखना पोलैरिटी, फिर देखना मॉलिक्यूलर साइज। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात हमने देखी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। क्यों बेटा? सरफेस एरिया ज्यादा होने से इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होती है। मोर इज द सरफेस एरिया, मोर आर द इंटरेक्शन साइट्स। जितना सरफेस एरिया ज्यादा, इंटरेक्शन साइट ज्यादा। जैसे मैं बोर्ड पे किससे लिखता हूँ बेटा? मार्कर से लिखता हूँ। तो मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ, इसको देखो ऐसे पकड़ सकता हूँ, इसको ऐसे पकड़ सकता हूँ, इसको ऐसे पकड़ सकता हूँ, तो मेरी ग्रिप इस पे अच्छी है, मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। मान लो ये मार्कर की जगह छोटी सी मार्कर ही होती, इतनी सी मार्कर ही, तो बेटा पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह होती, तो क्या ग्रिप अच्छी होती? और मान लेते हैं ये मार्कर ना होके मार्करा होता बड़ा सा, तो दो हाथों से पकड़ पकड़ के लिखता, ग्रिप और अच्छी हो जाती कि नहीं हो जाती? है ना भाई? तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगी, ज्यादा जगह से फोर्सेस बन सकेंगी और उतनी वेंड्रॉन फोर्सेस ज्यादा होती है। जैसे मान लो मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है जी, ये 5 कार्बन का एल्केन है, इसको पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटेन। इसको बोलेंगे एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। वहीं पर एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है, देखो ये भी 5 कार्बन का है, CH3 CH3 ऊपर लगा है, CH2 CH3, ये भी 5 कार्बन का है। दिस इज ऑल्सो पेंटेन बट दिस इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन। ये आइसोपेंटेन कहलाया है। अब अगला देखते हैं। मान लो ये CH3C, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये बेटा नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब जब एन पेंटेन की बात करें तो वो ये है 1 2 3 4 5, वो ये है 1 2 3 4 5, वही आ जाता है। ठीक है जी, ये एन पेंटेन है भाई, दिस इज एन पेंटेन। तो यहां के ये इलेक्ट्रॉन जब है, ये इसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक, लिखने में ऐसे लिखते हैं। अब बेटे जब हम एन पेंटेन को आइसोपेंटेन में लिखेंगे, सो दिस विल बी लाइक दिस, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका जो शेप होता है या जो इसका मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह का होगा। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास इस तरह का है, इस तरह का आएगा। क्लियर? और वहीं पर मेरे बच्चों अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, नियोपेंटेन को ऐसे लिखेंगे। तो इसको देखो, ये हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है।
molecule is like this. So as with branching, जैसे ब्रांचिंग होने लगी सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगा, जैसे ब्रांचिंग होने लगी सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगा तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो गई। हालांकि अगर मैं इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, इन सभी में C5 है, हाइड्रोजन 12 है, गिन के देख लो, सभी में C5H12 है, यानी मॉलिक्यूल सेम है पर ब्रांचिंग है एक में, ठीक दूसरे में दो ब्रांचिंग है, ठीक ब्रांचिंग हो रही है। तो विद ब्रांचिंग मॉलिक्यूलर मास तो सेम आ गया, विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया का क्या होने लगा, कम होने लगा। क्यों? अगर कोई पूछे कि सरफेस एरिया कैसे कम होगा ब्रांचिंग के साथ, तो इट विल ट्राई टू एक्वायर स्फेरिकल एरिया। जैसे सरफेस एरिया का आपको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया इज लीस्ट फॉर अ गिवन वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया इज लीस्ट। तो एज ब्रांचिंग जैसे शुरू होगी, ब्रांचिंग शुरू होने से क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ब्रांचिंग से इट ट्राइज टू एक्वायर अ स्फेरिकल शेप, and as it acquires a spherical shape, its surface area become less, and lesser is the surface area, less are the interaction sites। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो, यहां से भी इंटरेक्शन होती है, यहां से भी, 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 इंटरेक्शन साइट्स कितने सारे हैं। और स्फीयर का हमें पता सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरेक्शन साइट्स कम होंगी भाई, क्लियर। तो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द इंटरेक्शन साइट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, यानी जब भी वैन डर वाल्स फोर्सेस लगानी है, सबसे पहले पोलैरिटी देखनी, सबसे पहले क्या देखनी है, पोलैरिटी। अगर कभी भी हमें किसी का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन आए, या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस को लगाने का क्वेश्चन आए, सबसे पहले पोलैरिटी देखनी है। पोलैरिटी के बाद देखना मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज देखने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास देखें, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, ऑब्वियसली उसका साइज भी तो बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास देख लें। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ तो सरफेस एरिया देखिए, ठीक, तो सरफेस एरिया देखो। यानी 3 स्टेप्स में चलना है अगर कभी भी फोर्सेस देखनी है। पहले स्टेप में क्या देखनी है, पोलैरिटी, पोलैरिटी के बाद मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज के लिए अपन मॉलिक्यूलर मास देख सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास के बाद तीसरे नंबर पे देखना है सरफेस एरिया। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ तो ये 3 स्टेप्स में चलना है। बोलो भाई ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी, मुझे मिटाना है सब। मैं यहां से मिटा रहा हूं बेटा, ठीक। अब देखो, अब मुझे कुछ क्वेश्चन आपसे करवाने हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि भैया इसका यूज कैसे होना है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे पास दिया है हीलियम, ठीक है जी, हमारे पास उसके बाद दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया है HCl, और चौथा दिया है एन पेंटेन, और पांचवा दिया है आइसोपेंटेन, ठीक। चलो भाई फटाफट से इसका ऑर्डर लगा दो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी जल्दी लगाना है। Please arrange them in the order of boiling point.
बोलो भाई, लगा दिया? लिखो फटाफट से। गलत है दक्ष, ये वैसे गलत बोल रहे हो तुम, डिस्नोट गलत है भाई। किसी ने लगाया क्या? देखो देखो ध्यान से देखना। हाँ नंदिनी, शाबाश बेटी, वेरी गुड। नवदीप गलत हो गया बेटा, आप ध्यान से देखो। मैंने कहा कि सबसे पहले अपन देखेंगे पोलैरिटी, सबसे पहले देखेंगे पोलैरिटी। दिस इज नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, बट दिस इज पोलर, HCl इज पोलर। एन पेंटेन लेस पोलर, होते ही नहीं पोलर। हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं होते, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो इसमें कोई खास पोलैरिटी है नहीं। तो सबसे ज्यादा पोलर यहां पे आया HCl, इस वजह से पहले नंबर पे हमारे पास आएगा HCl, बिकॉज ये सबसे ज्यादा पोलर था। अब रही बात, इनमें पोलैरिटी खास किसी में है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट सारे नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर में दूसरे नंबर पे देखा जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, पेंटेन का मतलब C5H12 72 इसका मास हो गया, ठीक है, यानी 12 5 60 प्लस 12 72। और आइसोपेंटेन का भी कितना हो गया 72, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो सेम है इनका, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा हुआ? ऑब्वियसली जिसका मॉलिक्यूलर मास 72, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब जिनका मॉलिक्यूलर मास बराबर है उसमें क्या देखना होगा? सरफेस एरिया। हमने देखा एन पेंटेन का सरफेस एरिया इज मोर, आइसोपेंटेन का लेस। तो फिर इसके बाद हमारे पास आया एन पेंटेन, एन पेंटेन के बाद अगला आया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के बाद अगला आया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हीलियम से ज्यादा है। ऑब्वियसली अगली बात आ गई हीलियम। तो हमने पहले क्या किया? हमने सबसे पहले पोलैरिटी देखी, पोलैरिटी के बाद हमने मॉलिक्यूलर मास देखा, मॉलिक्यूलर मास के बाद हमने, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम था तो सरफेस एरिया देखा, ठीक है जी, सरफेस एरिया देखा। इन 3 स्टेप्स को यूज किया और अपना ऑर्डर लगा दिया। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो फटाफट से। अब तुम्हें ऑर्डर देता हूं। मान लो तुम्हें बोला अरेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट HCl, HBr, HI। बेटा ये तीनों पोलर है, इसलिए इसमें पोलैरिटी मत देखना। ये तीनों पोलर है, इसमें इसकी पोलैरिटी नहीं देखना। Sir, what is the second molecule? ठीक, ये तीनों पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं देखनी है। ठीक, आगे चलो, पोलैरिटी से आगे क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ भाई? तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ HI is greater than HBr is greater than HCl। ठीक, क्योंकि यहां पे मेरे बच्चे साइज बहुत बड़ा है, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इजीली हो जाएगा। इसी तरह से कल को अगर मैं तुमसे पूछूं PH3 ASH3, ठीक है जी, SbH3, अगर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं तो कैसे लगाओगे भाई? ये सारे पोलर हैं। तो दूसरा बात मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से डाउन टू द ग्रुप निस्बत का ज्यादा,
एंटीमनी का कम, आर्सेनिक का और कम, फास्फोरस का सबसे कम। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। अरे बोलो समझ में आया? चलो फिर एक ऑर्डर लगा के बताना मेरे को बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको दे रहा हूं, खुद लगा के बताना आप ध्यान से। अमोनिया, नियोन, आर्गोन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन का होता है ना, मालूम है ना? ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। एंड हाइड्रोजन। चलो ये लगाना है आपने ऑर्डर। अमोनिया, नियोन, आर्गन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन एंड हाइड्रोजन, इसका ऑर्डर लगाना है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक बच्चों, ठीक, वेरी गुड। देखो सबसे पहले देखते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी किसकी? अमोनिया की, डेफिनेटली। तो सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया आएगा, उसके सारे नॉन पोलर है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास देखना था, तो एन ब्यूटेन आना था। फिर एन ब्यूटेन के बाद आइसोब्यूटेन आना था। आइसोब्यूटेन के बाद आर्गन आना था। आर्गन के बाद नियोन, नियोन के बाद हाइड्रोजन। बोलो भाई, वेंड्रल फोर्सेस का ऑर्डर लगाना आ गया कि नहीं आया? फटाफट से बोलो। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं अभी, राइट नाउ। नो प्रॉब्लम्स। ओके, वेरी वेल डन। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। सर देखो बच्चे, अभी हमने पढ़ी वेंड्रल फोर्सेस। आपके बाद ध्यान रखना, वेंड्रल फोर्सेस तभी होंगे अगर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेंड्रल फोर्सेस। तो पहली तरह के फोर्स हमने क्लियर कर दी, इसके बीच की सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो सारा हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। इससे अगला वाला जो हमारे पास आ रहा है, इससे अगली चीज आ रही है हमारे पास, इन आयनिक इंटरेक्शंस। क्या आएगी? आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इंटर आयनिक इंटरेक्शन दो तरह की हो सकती है, ये भी आगे दो तरह की हो सकती है। एक होता है आयन डायपोल इंटरेक्शंस, आयन डायपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, और दूसरी हो सकती है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। आयन डायपोल और आयन इंड्यूस्ड। आयन डायपोल का मतलब क्या है कि देयर इज एन आयन like Na1 positive and this is a dipole, ठीक, a permanent dipole like water.
ठीक, इसमें जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं आयन डायपोल फोर्सेस में, आयन डायपोल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने लिया सोडियम 1 पॉजिटिव, ठीक, और इसके पास आ गए वाटर, ठीक। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं बेटा कि हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर वाटर इज पोलर। पार्शियल नेगेटिव क्यों होगा ऑक्सीजन पे? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ठीक। तो यहां पे पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां हुई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां हुई, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं तो ये मेरे पास आयन था और ये मेरे पास डाइपोल थे, तो ये आयन डाइपोल फोर्स हो गई, ठीक, ये आयन डाइपोल फोर्स हो गई। इसको बेटा हम लोग हाइड्रेशन भी बोल देते हैं ना, इस फिनोमिना को। अगर किसी आयन के आसपास वाटर इकट्ठा हो जाए क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन। तो दिस इज हाइड्रेशन। तो ये आयन डाइपोल फोर्स है, दिस इज आयन डाइपोल फोर्स। सिमिलरली बेटे हमारे पास ऐसा भी हो सकता है जिसमें Cl नेगेटिव है, अब वाटर का H पॉजिटिव है तो H की साइड से वाटर Cl के आसपास आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। ठीक है, अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव थे तो वाटर हाइड्रोजन की तरफ से इसकी तरफ आया, क्योंकि पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव हाइड्रोजन का नेगेटिव क्लोरीन से अट्रैक्शन हो जाएगा। दिस इज अगेन व्हाट? दिस इज अगेन हाइड्रेशन। है तो बेटे ये भी हाइड्रेशन ही है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अनायन की है, ऊपर हाइड्रेशन किसकी हुई थी? कटायन की। तो ये आयन डाइपोल फोर्स होती है, इट्स कॉल्ड एज आयन डाइपोल। एक तो आयन है हमारे पास और दूसरा हमारे पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है लाइक वाटर एक्सेट्रा। अगर कोई और होता तो सॉल्वेशन बोल देते हैं, वाटर होता है तो क्या बोल देते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं, और कोई और होता है तो उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब आगे चलो, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ऐसा हो सकता है बेटा आयन ना हो, ठीक, आयन हो लेकिन डाइपोल ना हो तो डाइपोल इंड्यूस कर देगा। जैसे बेटे मान लो आपने सोडियम 1 पॉजिटिव बेंजीन में रखा, ये बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर होता है। बेंजीन कैसा होता है? नॉन पोलर, ठीक है जी। सो दिस इज आयन एंड दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो फोर्सेस आई है आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें पहले डाइपोल नहीं था पर बाद में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? सोडियम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी वजह से इधर हल्का सा नेगेटिव और इधर हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल जो पहले नहीं था, तो ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। ठीक, सिमिलरली
जैसे H पॉजिटिव, इसके सामने जीनोन आ गया, तो इसमें क्या करना है, जीनोन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच देना, अट्रैक्ट करना है, ठीक, जिसकी की वजह से हमारे पास ये H पॉजिटिव रहना है और जीनोन ऐसे पोलराइज हो जाएगा टूवर्ड्स हाइड्रोजन, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। So there will be this force of attraction, ठीक है जी, here we have this force of attraction, so this is ion induced dipole, ion ने dipole को induce कर दिया। तो दो तरह की आयन इंटर आयनिक या आयनिक इंटरेक्शन होती है। बेटा एक बात समझ लेना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, which of the following is van der Waals force। बेटा अगर आयन आ गया तो वो कभी van der Waals नहीं है। वैन डर वाल्स फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर होती है, उसमें आयन इन्वॉल्व नहीं करता, ना ही एटम इन्वॉल्व होते, उसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड दीस आर आयन फोर्सेस। अब जहां पे हाइड्रेशन की बात करें तो मेरे बच्चों ये तो अपन केमिकल बॉन्डिंग के शुरुआत में भी पढ़े हैं कि हाइड्रेशन किन बातों पे डिपेंड करती है, या ये फोर्सेस किन बातों पे डिपेंड करती है। दो ही बातों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, factors on which this depend, factors, फैक्टर जिन पे डिपेंड करते दो ही तो बातें हैं, एक साइज, स्मॉलर इज द साइज more is the hydration or more is these forces, smaller is the size of ion, क्या, smaller is the size of ion, smaller is the size of ion, जितना आयन का साइज छोटा होगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, मोर आर द फोर्सेस। ठीक है जी, जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, और मेरे पास आयन दिए हैं लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस, रुबिडियम 1 पॉजिटिव एक्वस। एक्वस मतलब ये जो पूरा है हमारे पास, दिस वन, दिस टोटल आयन कैन बी रिटन एज सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, ठीक, हाइड्रेटेड। तो ये हाइड्रेटेड की बात है। अब ये ऑर्डर कैसे लगाएंगे भाई? अब ये ऑर्डर ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का ऑर्डर किसका है? हाइड्रेशन का ऑर्डर, लिथियम 1 पॉजिटिव इज मोर हाइड्रेटेड देन सोडियम 1 पॉजिटिव, देन पोटाशियम 1 पॉजिटिव, देन रुबिडियम 1 पॉजिटिव। क्योंकि लिथियम सबसे छोटा था इसलिए उसमें हाइड्रेशन सबसे ज्यादा थी, रुबिडियम सबसे बड़ा था, हाइड्रेशन कम थी। स्मॉलर इज द साइज, मोर आर द फोर्सेस। लिथियम का साइज छोटा था इसलिए फोर्सेस ज्यादा थे, हाइड्रेशन ज्यादा था। हाइड्रेशन यानी इसके आसपास वाटर ज्यादा इकट्ठे हो गए। बेटा ज्यादा वाटर इकट्ठे होंगे तो लिथियम को पकड़ के रखेंगे, आसानी से मूव नहीं करने देंगे। इसलिए ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर इससे उल्टा हो जाएगा। लिथियम 1 पॉजिटिव इज लेस देन सोडियम 1 पॉजिटिव, which is less than potassium 1 positive, which is less than rubidium 1 positive aqueous। गैस में अलग बात होती है, गैस में तो छोटा होगा, वो आसानी से मूव करेगा। ये गैस की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? ये गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये बात कर रहे हैं आप
किसकी? एक्वस स्पीशीज की। तो एक्वस स्पीशीज में तो जितना छोटा एक्चुअली उतना ही मोटा, एक्वस स्पीशीज में जो जितना छोटा एक्चुअली उतना ही मोटा, उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम। तो बोलो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कि साइज से कैसे डिपेंड करता है? सर तो यहां मैंने कहा हाइड्रेशन लिथियम 1 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा है और आयनिक मोबिलिटी रुबिडियम 1 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाइड्रेशन लिथियम की सबसे ज्यादा है तो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, लिथियम ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। ठीक, जो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, उतनी आसानी से हमारे पास उसके आसपास फोर्सेस बनेगी। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो मूव नहीं हो पाएगा, उसकी हाइट उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्विकली यस और नो लिखो। ओके, अब देखो बेटे अगली बात करते हैं, सेकंड बात। बेटा पहला हमने साइज बोला, दूसरी बात हम बोलेंगे यहां पे चार्ज। सी मोर इज द चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मोर इज द चार्ज, मोर आर द मोर is the charge, more are the forces. जितना चार्ज ज्यादा है उतनी फोर्स से ज्यादा है। मोर आर द चार्जेस, मोर आर द फोर्सेस। तो जितना चार्ज ज्यादा उतनी फोर्स से ज्यादा है। जैसे अगर मेरे पास लिथियम 1 पॉजिटिव है या सोडियम 1 पॉजिटिव है, दूसरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, तीसरा अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, कह दिया इसको अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। तो जो हमारे पास चार्ज ज्यादा है, हाइड्रेशन उसकी ज्यादा है, तो अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव विल बी मैक्सिमम डिहाइड्रेटेड, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड सोडियम 1 पॉजिटिव। तो दो ही चीजें देखनी है भाई। पहली चीज क्या देखनी है हमने? पहली चीज देखनी है साइज और दूसरी चीज क्या देखनी है? चार्ज। पहली देखनी है साइज, दूसरी क्या देखनी है? चार्ज। बोलो पहली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक बच्चा बार बार दो तीन उसने पूछा है कि सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो आयन इंड्यूस। तो मैं दोबारा बता देता हूँ यार, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ क्या है इस आयन ने इसके इलेक्ट्रॉन डॉट को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये पहले पोलर नहीं था, अभी पोलर हो गया, तो ये पोलर और आयन के बीच की अट्रैक्शन हो गई, कुछ भी नहीं है। ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो खींच लिया तो भैया इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, दिस विल बी आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बोलो भाई इंटर आयन फोर्सेस समझ में आई कि नहीं आई?